गुड मॉर्निंग। आज हम विश्व जनसंख्या के अध्याय में आगे बढ़ते हुए विश्व के जनसंख्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में समझेंगे और उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन से कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं और जनसंख्या वृद्धि में क्या भूमिका निभाते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मुख्यतः दो कारक माने जाते हैं। पहला भौगोलिक कारक है और दूसरा आर्थिक कारक। तो भौगोलिक कारक में कौन आते हैं? भौगोलिक कारक मतलब जो प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे जल की उपलब्धता। जल ही जीवन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जहाँ पे जल होता है वहीं पे जीवन माना जाता है। जल ही जीवन होता है, ऐसा सन 2007 में जो है कि उस वर्ष का जो है टाइटल भी था, जल ही जीवन है। आपने कभी प्रचार टीवी पे देखा होगा कि जल के बारे में जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उस सब का जो है इस विषय में अध्ययन किया जाता है। तो जहाँ पे जल उपलब्ध होता है वहाँ पर जीवन अधिक पाई जाती है। अधिक लोग वहाँ बसने की कोशिश करते हैं जहाँ पर पानी की अधिकता होती है, और जहाँ पे पानी की अधिकता होती है वहीं पे लोग रहना भी पसंद करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जल ही जीवन है, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति ही जल में हुई है। पहले भी हमने भूगोल में अध्ययन किया होगा और आपने भी किया था कि प्राथमिक समय में पृथ्वी जो है आग का गोला थी और उसके बाद उस पर बारिश हुई और जल में समुद्र बना। समुद्र के बाद महासागर बने। इस आधार पे महासागरों में ही छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हुई और इन जीवों की उत्पत्ति के द्वारा आज मानव जीवन संभव हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, इसलिए जल को हमें हमेशा बचाना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या है कि अतः लोग उन क्षेत्रों में, जैसे कि हमने बताया, तो उन्हीं क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते थे जहाँ पे पानी ज़्यादा थी, जल ज़्यादा मिलते थे और आसानी से मिल जाते थे, क्योंकि उसका उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने, साथ साथ पशु पक्षियों, फसलों, उद्योगों, नौका संचालन आदि में प्रयोग किया जाता था। यदि ऐसा न होता तो वहाँ जीवन संभव नहीं होता। इसलिए यही कारण था कि ज़्यादातर सभ्यताएं नदी घाटियों के ही किनारे पाई जाती हैं और वहाँ पे उनका बसाव घना होता है, सघन होता है। और ज़्यादातर सभ्यताएं नदी के ही किनारे, जैसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता हो गई, हड़प्पा हो गया, ये सारी जो चीज़ें थी वो सब नदियों के किनारे ही बसी हुई थी। अब दूसरा देखते हैं क्या है, भू आकृति। जहाँ के लोगों का ज़्यादातर फोकस उस पे होता है कि जहाँ पे बसना आसान हो जाए और वहाँ सारी सुविधाएं उनको मिल जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भू आकृति पर ज़्यादा निर्भर लोग होते हैं। लोग समतल मैदानों एवं मंद ढालों पर बसने को प्राथमिकता देते हैं, जहाँ पे मैदान समतल हो, और पहाड़ों पे बसना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन और सड़क निर्माण उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन तंत्र के विकास में अवरोध उत्पन्न होता है, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि जहाँ पे पहाड़ वहाड़ होंगे वहाँ पे सड़क नहीं बनाया जा सकता, घर भी बनाना मुश्किल हो जाता है और आना जाना यातायात की सुविधाएं भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए लोग ज़्यादातर समतल मैदानों पर या कम ढाल वाले पे रहना पसंद करते हैं। और कृषि भी नहीं हो सकती है, इसलिए वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं। इसलिए जनसंख्या पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा के मैदान, जो कि समतल होता है, में सबसे अधिक घनी बस्तियाँ पाई जाती हैं। उनमें से एक हिमालय पर्वत जो भाग हम देखेंगे तो वहाँ पे विरल जनसंख्या होती है, वहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है। तो ये भू आकृति के आधार पे था। तीसरा कारण बनता है जलवायु। अति उष्ण यानी कि जहाँ पे अधिक गर्मी या कहीं पे अधिक ठंडी
जहाँ पे हो वहाँ पे भी मानव बसाव बहुत कम मिलता है, क्योंकि वहाँ पे सुविधाजनक जलवायु नहीं होती। और सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्रों में जिसमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है, जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश में सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों में बसे हुए थे, लेकिन इस समय नहीं है। अब आगे हम देखेंगे तो तीसरा है मृदाएँ। मृदाएँ मतलब मिट्टी। अब जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ कृषि करना आसान हो जाएगा, और कृषि होगा तो उत्पादन होगा, उत्पादन हुआ तो आर्थिक क्रियाएँ मजबूत होती हैं। इसलिए वहाँ भी लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बेसिक जो सुविधाएं उनको मिल जाती हैं, जो आधारभूत सुविधाएं हैं वहाँ पे उनको आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। अब दूसरा मेन कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में क्या है? खनिज। पहला है खनिज। खनिज क्या होता है? जो धरातल के ऊपर और धरातल के अंदर दोनों खनिज जगह पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर खनिज धरातल के नीचे ही पाए जाते हैं, खन के निकाले जाते हैं, इसलिए खनिज कहते हैं। तो खनिज निरपेक्ष से युक्त क्षेत्र उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार के साधन बनाती हैं। और अगर जहाँ पे ज़्यादा खनिज होगा वहाँ पे उद्योग भी खुलेंगे, क्योंकि कच्चे माल की प्राप्ति होगी, और वहाँ पे रोजगार, जब कंपनियां खुलेंगी तो रोजगार स्वाभाविक है कि मिलेगा। अतः कुशल एवं अर्ध कुशल यानी कि जितने भी श्रमिक हैं उन क्षेत्रों में पहुँचेंगे, उनको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, तो काम करने के लिए वहाँ श्रमिक पहुँचेंगे और जनसंख्या वहाँ घनी होती चली जाएगी। अफ्रीका का कटंगा और जाम्बिया तांबा पेटी इसका एक उदाहरण अच्छा माना जा सकता है। आगे देखते हैं दूसरा कारण आर्थिक कारक में क्या है? नगरीकरण। नगर रोजगार के अवसर, शैक्षिक, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं एवं परिवहन और संचार के बेहतर साधन उपलब्ध कराते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं और नागरिक जीवन के आकर्षण से लोग नगरों की ओर खींचते जाते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास होता है। लोग नगरों में ज़्यादा जाना शुरू कर देते हैं गाँवों से, और नगर का आकार बढ़ जाता है। और विश्व के विराट नगर प्रति वर्ष बड़ी जनसंख्या में प्रवासियों को लगातार आकर्षित करते रहते हैं। अर्थात जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। और आप शहर और गांव में अंतर देख ही सकते हो कि शहर में सारी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, और गांव में थोड़ी दूर दूर बस्तियाँ बसी होती हैं, वहाँ सुविधाएँ कम पाई जाती हैं। इसलिए लोग ज़्यादातर शहरों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा, बिजली, परिवहन इत्यादि की सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं और विकसित सुविधाएं मिलती हैं। अब आर्थिक कारकों में तीसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। जहाँ पे उद्योग ज़्यादा होंगे, कंपनियां ज़्यादा होंगी, वहाँ पे जो है रोजगार भी ज़्यादा होंगे, और वहाँ पे बड़ी संख्या में श्रमिक भी आएंगे, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी। उनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते हैं, बल्कि परिवहन, अब कारखाने हैं तो वहाँ पे गाड़ी मोटर चलाने के लिए यानी वाहन चलाने के ड्राइवर होंगे, और जो है कि वाहन होंगे, दुकानदार भी रहेंगे, क्योंकि भाई श्रमिक होंगे तो दुकान भी खुलेगी। बैंक कर्मी भी होंगे, क्योंकि आर्थिक पैसा लेन देन ये सब करने के लिए बैंक का होना आवश्यक हो जाएगा। डॉक्टर भी होंगे, अध्यापक, यानी सभी सेवाएं एक तरह से वहाँ पे उपलब्ध होने लगती हैं। और इसका उदाहरण है कि जापान का कोबे ओसाका प्रदेश। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं जनसंख्या वृद्धि में। कुछ स्थानों पर धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करता है। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनैतिक अशांति होती है। सामाजिक और राजनैतिक अशांति का मतलब होता है जहाँ दंगे होते हैं, जहाँ पे भेदभाव होता है, जहाँ पे लोगों एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ते हैं और उनमें आपस में बनती नहीं है, तो उसे राजनैतिक अशांति कह सकते हैं। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर चले जाने के लिए प्रोत्साहन भी करती है, क्योंकि भाई राजनीति है, राजनीति में तो कुछ भी संभव है, आप लोग अच्छे से जान सकते हैं। अब आते हैं, देखते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या है।
जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन से आशय किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय अवधि पर, यानी एक निश्चित समय अवधि पर बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, जैसा कि आपने इससे पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या या प्रतिशत के रूप में प्रकट भी किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र के आर्थिक प्रगति और सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्व का सूचक होता है। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की मानी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे पहली देखते हैं प्राकृतिक जनसंख्या क्या है। किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतराल, यानी दो समय का अंतर हो, दो समयों का अंतर हो, उसमें जन्म लेने वाले एवं मरने वालों में जो अंतर आता है उस क्षेत्र को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जैसे इसका फार्मूला क्या होगा, प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु, जो इसके बाद निकलेगा वो आ जाएगा आपका प्राकृतिक वृद्धि हो जाएगी। और धनात्मक में जनसंख्या बढ़ती है और ऋणात्मक वृद्धि में मृत्यु दर बढ़ जाती है, यानी कि धनात्मक में जन्म दर अधिक होता है और ऋणात्मक में मृत्यु दर अधिक होती है। अब आगे आप देख सकते हैं कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि में अंतर। तो ये आप नोट्स बना लीजिएगा इसको कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि में अंतर क्या है। इसी तरह जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि में भी अंतर आपको पेपर में पूछ सकता है, एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो धनात्मक वृद्धि के बारे में, ऋणात्मक वृद्धि के बारे में तो आपको बताए दिए हैं। वैसे भी अगर देखना है तो धनात्मक वृद्धि में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है, तो ऋणात्मक में क्या होगा, ऋणात्मक में वृद्धि दर मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होगी। धनात्मक में क्या होगा, वृद्धि दर तब भी हो सकती है जब अन्य देशों से लोग वहाँ पे आकर रहने लगें। ऋणात्मक में क्या होगी कि जब एक देश से दूसरे देश लोग जाने लगें, तो जहाँ से लोग जाने लगेंगे वहाँ ऋणात्मक हो जाएगी। अब जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक वृद्धि में जनसंख्या बढ़ती है और ऋणात्मक में जनसंख्या घटती है। इसी तरह प्राकृतिक वृद्धि में क्या है, जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि में जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर होता है, जबकि वास्तविक जो वृद्धि होती है जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के साथ साथ अप्रवास और उत्प्रवास में भी के अंतर को भी जोड़ा जाता है, कि यानी जो रह रहे हैं और जो नहीं हैं उन दोनों के अंतर को जोड़ा जाता है वास्तविक वृद्धि में। फिर आगे देखते हैं, दूसरा है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि में धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन वास्तविक वृद्धि ने प्रवास के कारण परिवर्तन हो सकता है, ऐसे अचानक नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, देखा जाए तो जनसंख्या परिवर्तन के घटक क्या होते हैं, यानी जनसंख्या को मुख्य कारण क्यों, बढ़ने और घटने का कारण क्या हो जाता है। तो ऐसा जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, यही तीन मुख्य घटक हो जाते हैं जनसंख्या परिवर्तन के। अब इसके आगे हम अगर देखें तो अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती है, बल्कि घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इन दोनों का आप फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा होगा, और आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, कभी कभी सवाल लगाने के लिए पूछ देता है। और आगे है प्रवास। प्रवास के बारे में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि प्रवास का मतलब होता है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का वह समूह जो अपने निवास स्थान से दूर कहीं चला जाए, वहाँ पे अस्थायी रूप से रहने लगे, उसे प्रवास कहते हैं। अब इसमें जैसे गांव से नगर में जाना, गांव से गांव में जाना, और जहां लोगों को सुविधा पड़ती है अपना जो जन्म स्थान होता है उसे छोड़ के दूसरी जगह जाके बस जाते हैं और हमेशा वहीं पे रह जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, तो इसे प्रवास कहते हैं। अब आगे देखा जाए तो अप्रवासी कौन कहलाते हैं। प्रवासी जो नए स्थान से पर आए होते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं।
प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। नगरों की ओर प्रवासी पारंपरिक रूप से आयु लिंग पर आधारित होते हैं। दूसरे शब्दों में कार्यशील आयु समूह के अधिक पुरुष नगरों की ओर पलायन करते हैं। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित दो समूह होते हैं। पहला समूह होता है प्रतिकर्ष कारक, यानी कि जिसकी तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते होंगे। जैसे यहाँ पे हम अगर देखें तो यह कारक प्रवास के उद्गम स्थान यानी जन्म स्थान को कम आकर्षक बनाते हैं। बेरोजगारी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करेंगे, उधर आकर्षित नहीं होंगे। और जहाँ पे राजनीति होगा, उपद्रव होगा, जलवायु अच्छी नहीं होगी, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और सामाजिक पिछड़ापन, लोग गरीब रहेंगे तो उस देश में या उस स्थान पे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। और इसी के विपरीत जहाँ पे लोग अधिक रोज़गार मिलता है, रहन सहन अच्छा होता है, जहाँ पे शांति बनी रहती है, उपयुक्त जलवायु होती है, वहाँ पे जो है लोग रहना पसंद करते हैं, उसे अपकर्ष कारण कहते हैं। यानी कि ये अपकर्ष मतलब जो आकर्षण करता हो, आकर्षित करता हो। अब प्रतिकर्ष मतलब जो आकर्षित नहीं करता हो। अब आगे देखते हैं हम लोग जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों में 21वीं शताब्दी से शुरू में विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ से भी अधिक दर्ज की गई थी। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या शताब्दी लग गई। मानव सभ्यता के प्रारंभिक कालों में विश्व जनसंख्या मंद गति से वृद्धि हुई, लेकिन पिछले 100 वर्षों के दौरान विश्व की जनसंख्या आश्चर्यजनक ढंग से वृद्धि दर्ज की गई। लगभग 8000 से 12000 ईसा पूर्व कृषि का प्रारंभ हुआ। उसके बाद जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और जनसंख्या उस समय 80 लाख थी जब कृषि का विकास हुआ। तो उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी आते आते वैश्विक स्तर पर बढ़ते हुए व्यापार ने जनसंख्या वृद्धि को और तेज़ कर दिया। और वो जनसंख्या जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई उसी तरह जनसंख्या में भी लगभग क्रांति हो गई, यानी कि क्रांति के रूप जैसा बढ़ने लगा, यानी 55 करोड़ हो गई। जहाँ 80 लाख थी वहाँ 55 करोड़ हो गई। इस तरह से 18वीं शताब्दी में आते आते और तेज़ हो गई। इस तरह से जनसंख्या विस्फोट का जो है कि जनसंख्या विस्फोट जैसे हालात बन गए। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या का निवास करना जहाँ पे खाने पीने और रहने के लिए मुश्किलें पैदा हो जाए। जब जनसंख्या अधिक बढ़ेगी तो खाने पीने रहने के लिए असुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं इसके पीछे क्या कारण थे। इसके पीछे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जनसंख्या वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान था और मानवीय श्रम एवं प्राणी ऊर्जा के स्थान पर भाप के इंजन चलने लगे, पवन ऊर्जा का इस्तेमाल होने लगा, जल ऊर्जा का इस्तेमाल होने लगा, बिजली बनने लगी, भूमिगत कृषिगत और औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि होने लगी। महामारियों और संकट जो बीमारियों पर लोगों ने काबू पा लिया, चिकित्साओं की सुविधा बढ़ने लगी और संपूर्ण विश्व में मृत्यु दर कम होने लगी। इस प्रकार जनसंख्या प्रौद्योगिकी कारण से बहुत अधिक बढ़ने लगी, जिसका कारण जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी था। इसके बाद संसाधनों की वृद्धि, और ये लगभग 5 वर्षों में लगभग 10 गुना अधिक बढ़ गई। केवल 20वीं शताब्दी में ही ये जनसंख्या 4 गुनी बढ़ गई थी और प्रति वर्ष लगभग 8 करोड़ लोग पूरी जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि कब कब कितनी जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में जनसंख्या कैसे दुगनी होती है, किस अवधि में होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो अगले क्लास में अब हम विश्व की जनसंख्या के दुगना अवधि कैसे हुआ, किस आधार पे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।